नहीं देखो ना, तब कुछ यानी कहानी है, सुना रहा हूँ, उसी को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ जो तुमको इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, तो क्या है इसमें, और ये क्या, लाइट आ गई भाई। ठीक है, क्या है, लाइट तो थी, थोड़ा वहाँ दिक्कत है। अब क्या, सरटोली सर के बाहर वाली जगह, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है, अगर नहीं है तो खरीद लो। तो उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। हेलो हेलो, आवाज़ सबको आ रही होगी। यहाँ पे हम एक कोड के साथ अपनी क्लास को शुरुआत करेंगे क्लास की। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 2 आज हम शुरू करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी आपने लेक्चर 1 देखा होगा, लेक्चर 1 अभी तक तो हो गया होगा अपलोड, अभी लेक्चर 1 अपलोड हो गया होगा, 8 बजे तक हो गया है लेक्चर 1 अपलोड। तो उसको आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको एक थोड़ा सा वो मिला होगा कि आप कैसे हम आगे चलने वाले हैं, आपको एक शॉर्ट आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग कैसे यहाँ पर आगे चलने वाले हैं, कैसे कैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे ही बस खाली सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी ही हमारा सब कुछ है। ठीक है, तो एक कोड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप सपने को देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। जो जो चीजें आप सोच सकते हैं वो चीजें आप कर भी सकते हैं। खाली आपको एक पॉजिटिविटी के साथ और एक डिटर्मिनेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, सिंपल बातें हैं, स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ेंगे एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी को समझने का ट्राई करेंगे, जैसा कि हमने उस दिन किया था। उस दिन मतलब कल किया था, आज आपको मिला होगा लेक्चर, कल फिर से मिलेगा। ठीक है, वो चीजें हो रही हैं। अब देखो क्या लिखा है, अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखना क्या चीज है मेल के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहां पर होता है, आपका पेल्विस रीजन में होता है। कहां पे होता है, पेल्विस रीजन में होता है। तो जो मेल का, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, मेल रिप्रोडक्टिव। मजे में पढ़ेंगे भाई, आराम आराम से, कठिन कुछ है नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी एक कहानी की बुक है, बस उस कहानी को समझने के लिए आपको एक टीचर चाहिए होता है। उस टीचर का काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या है आपका, हमको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहाँ पर होता है ये आपका, कहाँ पे होता है, पेल्विस रीजन में होता है। कहाँ पे होता है, पेल्विस। अब देखो पेल्विस रीजन का मतलब क्या है, पेल्विस का मतलब क्या होता है। मान लो ये क्या है, आपका एक इंसान है, ये क्या आपका एक इंसान है, देखिए सर कॉल आ रहा है, ये क्या हमारा एक इंसान है, ये उसका स्टमक वाला पार्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा इसको सीरियस मत लेना। ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ जितना मुझे आता है, ज़्यादा तो मुझे ड्राइंग वगैरह आती नहीं है, बल्कि मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, लेकिन फिर भी ड्राइंग से ज़्यादा मुझे मतलब नहीं रहता है। आपको आनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है वो। ठीक है, देखना क्या आपका, ये आपका मान के चलो उसका हाथ है, ये क्या उसका हाथ है, और ये क्या उसका पैर है। थोड़ा फनी है लेकिन ठीक है। ठीक है, थोड़ा ये क्या आपका हाथ और ये फनी है, फनी है मतलब। ठीक है, ये उसका पैर है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। मान लो आपका जो ये वाला पार्ट है, उसका जो ये सीने वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं। ये जो सीने वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके जो नीचे वाला पार्ट है, जो हमारा लगभग पेट है, पेट के आसपास का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। जो पेट के आसपास वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और जो पेट के नीचे वाला पार्ट है, जो पेट के भी नीचे वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। उसको हम क्या बोलते हैं, अगर दिख रहा है तो पेल्विक रीजन बोलते हैं। अच्छा, ये ब्लैक पे ब्लैक दिख रहा है कि नहीं है सर, ये ब्लैक पे ब्लैक दिख रहा है ना, सही है ना कलर पेन का, या फिर वाइट ठीक रहेगा, वाइट ठीक रहेगा। ठीक है, तो फिर भी एक बार इसको समझना। तो ये आपका क्या है, चेस्ट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, चेस्ट है, उसके नीचे क्या है, एब्डोमेन, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो वही चीज एनसीईआरटी की बुक में लिखी है, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पर होता है, पेल्विस रीजन में होता है। कहाँ पे होता है, पेल्विस रीजन में होता है। ठीक है, इतनी बातें आपके समझ में आई। अब देखो एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को सीखेंगे, बाकी ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। पूछ लेगा एग्जाम में कहाँ पर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहाँ पर होता है, तो बोल देना पेल्विस में होता है, बात खत्म हो गई। अब देखो क्या क्या चीजें उसमें पाई जाती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या होता है। देखो पहला क्या होगा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मतलब अ पेयर मतलब क्या हुआ, दो टेस्टिस। पेयर का मतलब क्या होता है, देखो पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है दो। जैसे होते हैं कपल, तो कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, दो होते हैं ना कपल, वैसे ही क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर मतलब दो टेस्टिस होंगे, उसके साथ along with मतलब उसके साथ साथ, सॉरी ये हाईलाइटर,
along with मतलब क्या है, उसके साथ साथ क्या होते हैं, कुछ आपके एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट। डक्ट मतलब ये मान लो नॉर्मल भाषा में डक्ट का मतलब जान लो कि आपके कुछ साथ में पाइप होते हैं, और पाइप क्या काम करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और क्या होते हैं, कुछ आपके ग्लैंड होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड अगर आपने क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा है, क्लास 11th में आपने ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा। ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन देते हैं, उन सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। और बाकी वही और भी बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं। ये आंसर है, इसको मैं टाइप करता हूँ, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, अब ग्लैंड क्या होते हैं आपके, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या करते हैं, ग्लैंड आपका कुछ सिक्रीशंस देते हैं या फिर कुछ क्या देते हैं, हार्मोन्स देते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में यूज होता है। बाकी आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा है तो आपको आ जाएगा समझ, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, मैं अगले लेक्चर में उसको बताने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ कठिन इसमें है नहीं। और क्या होता है साथ में आपका, और एक और पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। और क्या होता है आपका, एक और पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये सारे पार्ट हैं। एक क्या है आपका अपे ऑफ टेस्टिस, उसके बाद फिर क्या है एक्सेसरी डक्ट, फिर क्या है ग्लैंड, फिर क्या है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। इतने 4 पार्ट हैं। आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक में ही। अब देखो मुझे थोड़ा सा इधर मूव करना पड़ेगा, बाकी आपका ये एक बेहतरीन सा डायग्राम आ चुका है सामने। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम, हर एक लाइन, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं पढ़ूंगा। अब क्या लिखा है देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है निकल करके, क्या है, पहले ये वाले को लिख लेते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कि साथ साथ में अगर नोट्स भी बनेंगे तो आपको मजा आएगा। और जो नोट्स मैं वहां पे लिख रहा हूँ ट्राई करो कि उसको तुम भी साथ साथ में लिखते रहो, तो तुमको भी ऐसा होगा कि जानकारी मिलती रहेगी और एनसीईआरटी के एक शॉर्ट नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, तो आपको वहां पर फायदा होगा कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। देखना क्या क्या चीजें होती हैं, देखना क्या क्या चीजें होती हैं। देखो क्या क्या चीजें होती है इसमें, आपके 3-4 चीज क्या होती है। पहला क्या होता है इसके अंदर, अपे ऑफ टेस्ट। अब उसको पेयर बोलो, पे बोलो, बहुत लोग सब प्रोनाउंसिएशन का खेल है, ठीक है। तो क्या होता है आपका टेस्टिस होती है, दो क्या होती हैं, टेस्टिस होती हैं। दूसरा देख लो, एक्सेसरी डक्ट होते हैं। एक्सेसरी डक्ट का मतलब मैंने बताया कुछ पाइप की तरह चीजें होती हैं। क्या होती हैं, कैसे होती है, सब आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो, जितना पढ़ाओ सिर्फ उतने पे ध्यान देना है आपको। डाउट अपने मन में बनाना नहीं है, जितना पढ़ाओ उसमें से अगर डाउट बन रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप डाउट को क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इसके बाद ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जितना पढ़ाओ उसमें से अगर डाउट बन रहा है तो ज्यादा अच्छी बात है, और वही अच्छा भी होता है, ठीक है। और कहते हैं साथ में आपके कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और क्या होते हैं साथ में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। और देखो चौथा क्या है, चौथा क्या है आपका, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। तो ये 4 पार्ट क्या होते हैं, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। होता कहाँ पर है, पेल्विस में होता है। पेल्विस का मतलब मैंने बता दिया। कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दूसरा क्या है एक्सेसरी डक्ट, तीसरा क्या है ग्लैंड, चौथा क्या है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये चारों के चारे आपको पता होने चाहिए, आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए कि ये 4 पार्ट होते हैं। अब देखो आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी के ही बुक में, आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी के ही बुक में। अब देखना, अब देखो क्या है, The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। तो क्या है, जो आपका टेस्टिस है वो एब्डोमेन के बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, एब्डोमेन का मतलब आपको मैंने बता दिया, कैविटी मतलब होता है खाली जगह। तो जो एब्डोमेन वाली खाली जगह है उसके बाहर होता है कौन, टेस्टिस। उसके बाहर कहाँ पर होता है, उसके बाहर एक पाउच होता है, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच होता है, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्क्रोटम। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। क्या है, टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच होता है, उस पाउच के अंदर होता है। ये वाले पार्ट को तो मान लो कि एब्डोमिनल कैविटी है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये पाउच कहाँ पर है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है ये पाउच, उसका नाम क्या है, स्क्रोटम नाम है। उस पाउच का नाम क्या है, स्क्रोटम। और इसी स्क्रोटम के अंदर कौन बैठा होता है, इसी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जो है वो आपका बैठा होता है। आराम से देखना भाई, इसमें कुछ टफ है नहीं, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है आपको सामने, सब कुछ आपको डायग्राम में दिख जा रहा है। यही खासियत है एनसीईआरटी की बुक की। बाकी मैं अभी इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। मिटता नहीं होगा ये वाला, चलो ठीक है, मिट गया, ठीक है। अब देखना क्या है, अब इससे फायदा क्या है, ये
एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है, उससे फायदा क्या आ रहा है? द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, द नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखना इस लाइन का फायदा क्या है, मतलब क्या है या फिर फायदा क्या है इस लाइन का। चेंज करेंगे भाई पेज, और जो क्या लिखा था वहां पर, आपका टेस्टिस होता है, सॉरी, जो आपका टेस्टिस होता है ये कहां पर होता है? आउटसाइड द, कहां पे होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो आपका टेस्ट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कहां पाया जाता है? इन द स्क्रोटम, इन द स्क्रोटम, सॉरी, इन द, आराम से पढ़ेंगे, इस समय बहुत अपने पास, ठीक है। 10 अगर 10 भी लगेंगे लेक्चर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 10 भी लगेंगे लेक्चर तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कहाँ पे होगा? इन द स्क्रोटम। और वो स्क्रोटम होता कैसा है? वो स्क्रोटम कैसा होता है? पाउच होता है। कैसा होता है? पाउच, मतलब एक छोटा सा बैग होता है, ठीक है। कैसा होता है? पाउच होता है। अब स्क्रोटम में होने का, टेस्टिस का स्क्रोटम में होने का फायदा क्या है? जो स्क्रोटम होता है इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो, सॉरी बॉडी का नहीं, इसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। वहां लिखा था इंटरनल टेम्परेचर, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है। अब देखना इसमें क्या लिखा है, क्या है? जो आपका टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। कहां पर होता है? उसके बाहर स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम क्या है? एक पाउच है, ठीक है। इतनी बातें आपके आगे समझ में। स्क्रोटम क्या है? एक पाउच है, और जो पाउच का टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। इससे फायदा क्या है? अब देखो एक चीज जो तुमको नहीं मिलेगी यहाँ पे जानने को, ये जो टेस्टिस होता है यहीं पर हम हमारा जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो प्रोसेस है हमारा जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसी टेस्टिस में हमारा एक प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सॉरी, तरह तरह के पेन से लिखने में ज्यादा मजा आएगा। इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये जो प्रोसेस है इसका मतलब क्या होता है? स्पर्म का बनना। ये कहां पर होता है? टेस्टिस में होता है, ठीक है। ये कहां पर होता है? टेस्टिस में होता है। अब देखो इससे फायदा क्या आ रहा है? यहाँ का जो टेम्परेचर है स्क्रोटम का, जहां पर आपका टेस्टिस प्रेजेंट है, वो क्या है? टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या कम है? किससे? बॉडी के टेम्परेचर से, ठीक है। इससे फायदा क्या है? इस टेम्परेचर कम की वजह से यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। अगर टेम्परेचर कम नहीं होता तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता। मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो पाता। समझना भाई, इंपॉर्टेंट चीजें समझना पड़ेगा। मतलब क्या है? देखना आराम से, स्टार्टिंग से देखना, उसको भूल जाना जो मैंने बताया था, ठीक है। भूलोगे तो कैसे, लेकिन ट्राई करना कि फिर से नया सीख रहे हैं, ठीक है। क्या है? ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है? टेस्टिस को कहां पर भेज देते हैं? स्क्रोटम में भेज देते हैं। टेस्टिस को कहां पर भेज देते हैं? स्क्रोटम में भेज देते हैं। उससे फायदा क्या होता है? स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। हमारे बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। और ये टेम्परेचर क्या है? फेवरेबल है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ये टेम्परेचर क्या है? फेवरेबल है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसीलिए क्या है? यहाँ पर आराम से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ाता हूँ आगे और यहाँ लिख देता हूँ दिस, इसे आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। दोनों का ट्राई करूंगा, साथ में दे दूंगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों का नोट्स मैं ट्राई करूंगा, सब इसी में है, तो मैं ट्राई करूंगा साथ में ही आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ सॉरी, ये नोट्स, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी,
अच्छा इन नोट्स को उठा करके, चलो ठीक है बाद में करेंगे इसको, ठीक है इसको मैं, हाँ चलो ठीक है, इसको मैं दे दूंगा साथ में, लाइन से दूंगा बाद में करके, ठीक है। तो क्या है, दिस टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है, ये हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कब होता है, जब क्या हो, टेम्परेचर आपका 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो, किससे, बॉडी के टेम्परेचर से। और ये होता कहाँ पर है, ये होता है स्क्रोटम में। इसीलिए टेस्टिस कहाँ पर होता है, स्क्रोटम में होता है। आराम से पढ़ना, और पढ़ने का तरीका क्या है कि आप पढ़े फुल एनर्जी के साथ। कैसे पढ़े, फुल एनर्जी के साथ। आप ऐसा फील करें कि अभी हम लोग आमने सामने यहाँ पर हैं, आप यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप ऐसा फील करेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। और बाकी पढ़ तो रहेंगे, एनसीईआरटी की बुक है, उसी को पढ़ना है, कहानी है, सुना रहा हूँ, तुम लोग सुनो साथ में, कहानी से मैं जो इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखते भी रहो। बाकी नोट्स में दूंगा ही, मेरा ये वाला नोट्स भी दूंगा, एनसीईआरटी का जो कर रहा हूँ अंडरलाइन हाईलाइट वगैरह वो भी दूंगा, ठीक है। परेशान होना ही नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो, जब यहाँ आ गए तो आप परेशान नहीं हो सकते हैं, आपको ऐसा मान के चलना है, ठीक है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट वाला देखना क्या है। तो क्या है, इन एडल्ट्स, मतलब जो हमारे 18-20 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, टेस्टिस जो है वो कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। कैसा होता है, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, टेस्टिस कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, ठीक है। ओवल होता है, और उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 4 to, यार ये बार बार ऐसे झंझट टाइप का मेरे लिए हो जा रहा है, ठीक है। तो कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। किसकी लेंथ, टेस्टिस की लेंथ। और शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है, ठीक है। अब देखना, ठीक है, हो गया। और ब्रेथ कितनी होती है, उसकी ब्रेथ कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस आपका होता कैसा, ओवल होता है, उसकी लेंथ कैसी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेथ कैसी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग, मतलब टेस्टिस हमारा कैसा होता है, कवर्ड होता है एक कवरिंग के द्वारा। टेस्टिस हमारा कवर्ड होता है एक कवरिंग के द्वारा, और एक डेंस कवरिंग के द्वारा। डेंस मतलब एक घनी कवरिंग के द्वारा, एक घनी कवरिंग के द्वारा क्या होता है, वो कवर्ड होता है, कौन, टेस्टिस। अब देखना, अब यहाँ पे टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिया होगा, हाँ ये आपका टेस्टिस का दिया हुआ है, ये, हाँ अब देखना यहाँ पे आपका टेस्टिस दिया। अब क्या है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, उनका नाम क्या होगा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल होगा। अब इसको ध्यान से देखोगे तुमको दिख जाएगा, ये क्या है, तुम्हारा टेस्टिस है पूरा का पूरा। अब देखना, इसको मैं यहाँ से लूंगा थोड़ा सा। अब ये क्या है, तुम्हारा पूरा का पूरा टेस्टिस है, ठीक है, वो तुमको दिख गया। अब देखो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है। एक आपका ये वाला हो गया कंपार्टमेंट, सॉरी ये भी रुक जाओ, यहाँ से मैं निकालता हूँ पेन, ये देखो रेड वाले पेन से। एक तुम्हारा ये वाला हो गया कंपार्टमेंट, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ऐसे ऐसे क्या है, एक टेस्टिस के अंदर कितने होंगे, 250 कंपार्टमेंट होंगे, उनका नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है। इस चीज को मैं लिखूंगा यहाँ पे अलग से। अब देखना भाई, ईच टेस्टिस में, ईच मतलब होता है एक टेस्टिस में क्या होंगे, 250 कंपार्टमेंट्स होंगे। बाकी उसका साइज वाला जो है वो मैंने छोड़ दिया, लिखा नहीं है, तो उसको एक बार खुद से ट्राई करना, लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। तो ईच टेस्टिस में क्या होंगे, 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, और उन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या होता है, उन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है। 250 होते हैं, उनका नाम क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। आसान है भाई, कठिन वठिन कुछ नहीं है, ठीक है। कठिन लोग बनाते हैं जिसको आता नहीं है, ठीक है। और नोट से बढ़ के कुछ होगा नहीं, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, और एनसीईआरटी टफ भी नहीं है, ठीक है। पढ़ाने वाला इंसान अगर मिल जाए तो एनसीईआरटी की बुक टफ भी नहीं है। मुझे भी मिल गया था, तुमको भी मिल गया, ठीक है। अब देखना क्या है, ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक लॉब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होंगे, उन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब तुमको अगर दिख रहा है ध्यान से तो देखो, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी देखना, यहाँ पे देखो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर तुमको दिख रहे हैं, बहुत सारा कॉइल्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉइल्ड मतलब होता है ऐसे घने, ऐसे कच 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 करने वाले, ऐसे कच 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 ऐसे घने स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और
एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में वो कितने होते हैं, 1 से 3 होते हैं। इसको भी लिख लो, लिखते जाओगे भाई, कोई चीज कठिन कठिन लगेगी नहीं, ठीक है। अब देखना इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ, इसके आगे बढ़ूंगा तो एक मैं दूसरे पेन से बढ़ूंगा, यहां से एक लेके आऊंगा, ठीक है। अब देखना ईच लॉब्यूल में, ईच लॉब्यूल मतलब हो गया, सॉरी लॉब्यूल मतलब क्या हो गया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया। लॉब्यूल मतलब क्या हो गया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया। तो ईच लॉब्यूल में क्या होंगे, 1 से 3 क्या होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। हर एक लॉब्यूल में क्या होंगे, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, ये कैसे होते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हाईली कॉइल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं। इसमें कुछ टफ लगे तो बताओ, इसमें कुछ अगर टफ लगे तो आप बताइए। क्या होते हैं, हर एक लॉब्यूल में 1 से 3 क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसे होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड मतलब कचकच कचकच घने टाइप के, ठीक है। कॉइल्ड मतलब क्या होता है आपका, घने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ भारीपन कभी फील हुआ नहीं होगा ही नहीं, पूरा सिलेबस हो जाएगा, पूरा सिलेबस पूरा कर दें, कुछ भारीपन नहीं लगेगा। अब क्या है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पर्म कहां पर बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस में कहां पर बनते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में बनते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कहां पर बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। आए कि नहीं समझ में, कठिन है तो बताओ। स्पर्म कहां पर बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस में कहां पर बनते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में बनते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कहां पर बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। इसमें कुछ कठिन लगे तो बताओ, आसान सी चीज है। एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो बाकी पढ़ा ही रहे हैं लोग, ठीक है। अब क्या देखो, ईच लॉब्यूल में क्या होते हैं, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कौन बनता है, स्पर्म बनता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कौन बनता है, स्पर्म बनता है। अब बताओ अगला पॉइंट देख लो। अच्छा इसको लिख देता हूँ, कुछ लोगों को बस खाली नोट से होता है मतलब, तो मैं इसको लिख देता हूँ। अब देखो इसको भी एक नए पेन से लिखूंगा, जो कि पेन मेरा रहेगा नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का, ठीक है। क्या लिखा है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। स्पर्म कहाँ बनेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे। कहाँ बनेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे। कौन बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। भाई ये देखो चल रहा है ना माइक, माइक ऑन है ना, ठीक है। मुझे थोड़ा सा शक हो जाता है कि माइक कभी ना ऑन हो, लेक्चर पूरा खराब हो जाएगा, माइक नहीं ऑन होगा तो, ठीक है। तो क्या है, तो स्पर्म क्या होते हैं, कहाँ पर बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, ठीक है। अगला देख लेना क्या चीज है। अब देखो क्या है, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हाँ ठीक है, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। मतलब हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल होंगे। 2 तरह के क्या होंगे, सेल होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और दूसरे सेल होंगे वो क्या होंगे, सर्टोली सेल होंगे। मतलब एक मान के चलो ये क्या आपका एक ऐसे कॉइल्ड, सॉरी यार, ऐसे क्या आपका एक कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, 2 तरह के सेल पाए गए हैं। एक क्या आपका मेल जर्म सेल जिससे स्पर्म बनेगा बाद में, उसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। और एक आपका क्या है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या है आपका, बताऊंगा उसका फंक्शन आगे चल के। तो आपके 2 तरह के सेल होते हैं, आपको भी देखना है, एक होता है मेल जर्म सेल और एक क्या होता है, सर्टोली सेल। यहाँ पे लिख लेंगे इसको, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन लिखते रहेंगे, चीजें आसान लगती रहेंगी, ठीक है। अब देखो क्या, यहाँ एक अलग से मैं लिख रहा हूँ पॉइंट, नए तरह के पेन से लिखूंगा, पिंक कलर के पेन से। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज lined by 2 types of cells. Seminiferous tubule is lined by 2 types of cells. ठीक है, 2 तरह के सेल से ये लाइंड होता है। लाइंड मतलब उसके अंदर होते हैं, ठीक है, उसके वॉल पे होते हैं। एक क्या होता है आपका, 2 तरह के सेल हैं, देखो यहाँ देख लो, 2 तरह के सेल हैं। एक क्या है आपका मेल, एक क्या आपका मेल जर्म सेल, और दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा है तुम्हारा, एक होगा मेल जर्म सेल और दूसरा क्या होगा तुम्हारा सर्टोली
ठीक है। अब मेल जर्म सेल को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, अभी पढ़ा है एनसीईआरटी की बुक में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल होते हैं, एक क्या मेल जर्म सेल जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, एक क्या आपका मेल जर्म सेल जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और एक क्या है सर्टोली सेल जिसको हम लोग कुछ नहीं बोलते, उसका फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी तुरंत आ गया। ठीक है, तुरंत आपका जो है, सॉरी ये क्या हो, कैमरा खुल गया, ठीक है, कैमरा वो गलती से खुल गया था, देखना भाई क्या है ये, हाईलाइटर ऑन करेंगे, क्या है, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। मतलब जो मेल जर्म सेल है उसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। अब मियोसिस आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, 10th में भी होता है थोड़ा बहुत, 9th में भी होता है, लेकिन आपने क्लास 11 में जो है उसको एकदम अच्छे से पढ़ा होगा डिटेल में, मियोसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है। तो क्या है, मेल जर्म सेल के अंदर क्या होगी सॉरी, मेल जर्म सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी, और उससे क्या फायदा होगा कि आपका स्पर्म बन जाएगा। मेल जर्म सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी, उससे फायदा क्या होगा, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, आपकी मियोसिस होगी, और उसमें क्या बन जाएगा, आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत आराम से। ठीक है, बहुत आराम से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आपका स्पर्म बन जाएगा। उसका फिर क्या लिखा, देखना भाई ध्यान से बहुत देखना, उसका फिर क्या होगा, वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। तो जर्म सेल को खाना पीना कौन देगा, सर्टोली सेल देगा, वही उसका फंक्शन है। जर्म सेल को खाना पीना कौन देगा, सर्टोली सेल देगा, वही उसका फंक्शन है। ध्यान से देख लो, मेल जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस होगी, क्या बन जाएगा, वो स्पर्म बन जाएगा। अगला क्या है, सर्टोली सेल क्या देगा, उसको खाना पीना देगा। उसी खाने पीने को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं, उसी खाने पीने को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं न्यूट्रिशन देगा। अगर 9th क्लास 8th क्लास सही से पढ़े तो तुमको पता होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट करना, बता दूंगा। ठीक है, अब देखो लो क्या है, लिख लेते हैं। ये हो गया, अगला पेज निकालते हैं। अगला पेज निकालेंगे कुछ नए तरह के पेन से, ये वाला निकाल देंगे पेन। अब देखो क्या है, क्या था तुम्हारा, हाँ, जो मेल जर्म सेल है, शॉर्टकट में थोड़ा लिख रहा हूँ, शॉर्टकट तो नहीं भाई, लॉन्ग कट ही चल रहा है। ठीक है, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगी। अब एक चीज को ऐसे लिखेंगे अच्छे तो बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मेल जर्म सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे लिख देना भाई हल्के में करके, सर्टोली सेल्स गिव्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। तो सर्टोली सेल क्या करेंगे, उसी स्पर्म को क्या देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। तो सर्टोली सेल गिव्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। कुछ कठिन कठिन है नहीं, देख लेना, टफ कुछ है नहीं, कहानी है, सुना रहा हूँ, उसी को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, जो तुमको इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, तो क्या है इसमें, सॉरी ये क्या थोड़ा सा, अब सही है, लाइट चलिए, लाइट का सर थोड़ा देखिएगा क्या हुआ है। ठीक है, तो क्या है, थोड़ा सा लाइट में कहीं अब दिक्कत हुई है लाइटिंग में, फिर भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है ना, देखो तो क्या है, मेल जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी, तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। सर्टोली सेल क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, किसको, स्पर्म को। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब क्या है, लाइट आ गई भाई। ठीक है, क्या है, लाइट तो थी, थोड़ा वहां दिक्कत हुआ था। अब क्या देखो, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ करके जो बाहर स्पेस है, जिसको कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक अलग तरह के पेन से ले लेता हूँ, इसमें मैं ये वाला क्या कहते हैं, पीला कलर का, पीला नहीं ये ले लूंगा, हल्के में पीला। ठीक है, अगर दिख रहा है तो ये दिखना, ये जो सर्टोली सेल के बाहर वाली जगह है। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है, अगर नहीं है तो खरीद लो, नहीं है तो खरीद लो भाई, एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठना, क्योंकि वही एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। ये तो दूंगा ही, लेकिन लेके बैठो फोन में या फिर कहीं पर भी लेके बैठो। ठीक है, तो क्या आपका ये जो खाली जगह है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो खाली जगह जो बच रही है टेस्टिस में या फिर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंटरस्टिशियल। आ जाना यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट किया था, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सॉरी यार, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अब इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं आपके कुछ स्मॉल, इधर क्या होते हैं, कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं
और क्या पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है, लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, लेडिक सेल होता है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ करके जो खाली जगह बच रही है, उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एक आपका क्या पाया जाएगा, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी। और क्या पाया जाएगा, और पाया जाएगा आपका लेडिक सेल, या फिर लेडिक सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक अलग तरीके की पेन से लिखूंगा कि थोड़ा सा इसको निकाल के लाऊंगा। ठीक है, रीजन आउटसाइड, रीजन आउटसाइड रीजन आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रीजन आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नोन एज। के ए का मतलब क्या होता है भाई, अब देखो बार बार मैं इसको यूज करूंगा तो आप इसको जान ले। के ए का मतलब होता है नोन एज, और सी स्लैश ए का मतलब क्या होता है, कॉल्ड एज। आगे के लिए याद रखना, ठीक है, बाकी अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना है। तो के ए का मतलब होता है नोन एज और सी ए का मतलब होता है कॉल्ड एज। ठीक है, तो क्या है, रीजन आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो भी जगह है, जो भी खाली जगह बचती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अगला देखो, हाँ ठीक है, अब देखो इंटरस्टिशियल स्पेस जो आपका होता है, यहाँ पे दो चीजें पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल, देखो यहाँ थोड़ा स्पेलिंग में, स्पेलिंग थोड़ी सी भाई रहती है टिपिकल, ठीक है, स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी टिपिकल रहती है, बाकी स्पेलिंग में गलती जल्दी होती नहीं है, लेकिन ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में दो चीजें पाई जाएंगी, दो चीजें पाई जाएंगी। एक क्या है, एक आपका पाया जाएगा स्मॉल ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, ठीक है। और क्या पाया जाएगा, और आपका क्या पाया जाएगा, एक तरह का सेल पाया जाता है। उस सेल का नाम क्या होता है, उस सेल का नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल। अब देखो नाम जहां पर पाया जा रहा है उसी के साथ सब है। इंटर, देख फिर से यहाँ गलती है ना, ये वाला गलती होती है, दो बार टी आई होता है ना। इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सेल का एक और दूसरा नाम क्या होता है, लेडिक सेल। इसके घर का नाम या इसके स्कूल का नाम, ये वाला घर का नाम और वो स्कूल का नाम, ठीक है। लेडिक थोड़ा सा कूल है देखने में तो वो स्कूल का हो गया, इंटरस्टिशियल से भाई नॉर्मल ही है तो वो घर का हो गया, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं। तो क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक क्या है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, दूसरा क्या है, लेडिक सेल पाए जाएंगे या फिर इंटरस्टिशियल सेल पाए जाएंगे। कुछ कठिन है तो बताना मुझे कमेंट में, कहानी है, कहानी पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है आपका, ये हो गया, सॉरी ये वाला क्या हो गया, ये वाला आपका, इसको मैं ऐसे मिटा दूंगा। बाकी यहाँ पे आते हैं, इसको देखो क्या है। अब देखो लेडिक सेल का फंक्शन क्या है, लेडिक सेल सिंथेसाइज मतलब बनाता है और सिक्रिएट करता है क्या चीज, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, लेडी सेल का फंक्शन क्या है, इट इज सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, बनाता है, और सिक्रेट करता है मतलब निकालता है, उसको सिक्रेट देता है किस चीज को, एक हार्मोन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। इसका फंक्शन क्या है, आगे आएगा, इसका फंक्शन क्या है, आगे आएगा। तो क्या है, लेडी सेल का काम क्या होता है, लेडी सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। काम क्या होता है, वो बनाता है और सिक्रेट करता है एक हार्मोन को, जिस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। जिस हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन नाम के हार्मोन को वो बनाता है और सिक्रेट करता है। तो यहीं पे लिख दूं क्या इसको, यहीं पे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, जिसने पढ़ा होगा, जो खाली नोट्स देखेगा उसको दिक्कत होगी, लेकिन जो पढ़ा है, और खाली नोट्स से भाई पढ़ भी नहीं सकते किसी टीचर के, ठीक है। तो क्या है, सीक्रेट्स, यहाँ में लिख दे रहा हूँ, बनाता है भाई, सही है, चलो ठीक है। कोई अगर पढ़ ही रहा है नोट से तो क्या ही कर सकते हैं, सीक्रेट्स एंड लिखना था यहाँ मुझे, एंड सिंथेसाइज, सिंथेसाइज क्या चीज, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, एक हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, एक हार्मोन है, टेस्टिस में बनता है तो इसलिए क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन। बाकी फंक्शन क्या आगे आएगा तो बता दूंगा, बाकी फंक्शन क्या आगे आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। अगला क्या है, और क्या क्या चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, और क्या क्या है, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। मतलब कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, मतलब
इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, कुछ हमारे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है, थोड़ा बहुत उतना है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो क्या है, कुछ आपके इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज को, बाकी इसके बारे में डिटेल में कुछ है नहीं तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, वरना मैं बता दूंगा। तो यहीं पे लिख देता हूँ हल्का सा, फ्यू इम्यूनो, बहुत अंदर तक हमको घुसना नहीं है। ठीक है, जितना काम का उतना पढ़ेंगे ज़्यादा फायदा होगा। लॉजिकली बताने का कोई कुछ भी बता सकता है कॉम्पिटेंट, लेकिन मुझे सिर्फ एनसीईआरटी आती है तो मैं एनसीईआरटी ही बताऊंगा। कॉम्पिटेंट सेल्स और ऑल्सो तो अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें नेक्स्ट में आने का ट्राई करेंगे, अगला जो पढ़ेंगे। अभी वाला जो फेल वाला हो जा रहा है ना कैमरा, इसमें मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं इसमें कोई ध्यान नहीं दे। ठीक है, अब देखो अगला क्या। अब देखना, जो हमने अभी पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पे एक्सेसरी डक्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखना कौन सा एक्सेसरी डक्ट के नाम यहाँ पे लिखे हैं। पहला क्या इसमें पाया जाएगा, कौन, रेटे टेस्टिस। क्या पाया जाएगा, रेटे टेस्टिस। नाम पे ध्यान देना भाई, नाम इंपॉर्टेंट है। रेटे टेस्टिस, फिर क्या है, वासा इफ्रेंशिया, फिर क्या है, एपिडिडाइमिस, फिर क्या है अगला आपका वास डिफरेंस। तो ये 4 टाइप के डक्ट आपके पाए जाएंगे। कहां पर पाए जाएंगे, डक्ट मतलब क्या होता है, पाइप होता है। डक्ट मतलब क्या है, नॉर्मल सा पाइप है। ठीक है, उस वो पाइप जिस पाइप में से स्पर्म आपका ट्रेवल करेगा, जिस पाइप में से स्पर्म बनने के बाद ट्रेवल करेगा। ठीक है, कौन कौन से पाइप हैं, कौन कौन से डक्ट है, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। अब देखो ध्यान से देखना, इसके सबको हम लोग लिख लेंगे साथ में लास्ट में। ठीक है, क्या है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया थ्रू दी टेस्टिस। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो किसमें ओपन होता है, वासा इफ्रेंशिया में। देखो ये सब क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। सॉरी यार, ये क्या हो जाता है मुझसे बार बार। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था ये वाला पार्ट, वो किसमें हो रहा है ओपन, एक अलग पाइप में ओपन हो रहा है, जिस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर किस पाइप में ओपन हो रहा है, वासा इफ्रेंशिया में ओपन हो रहा है। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया में ओपन हो रहा है। इतना तुमको आ गया समझ में। अगली लाइन देखो, थ्रू रेटे टेस्टिस, किसकी हेल्प से हो रहा है ओपन, रेटे। बड़ा इरिटेटिंग है भाई ये। ठीक है, बहुत मिटाएगा 1 घंटे बाद। देखो क्या है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया थ्रू द रेटे टेस्टिस। तो रेटे टेस्टिस की हेल्प से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो किसमें ओपन हो रहा है, वासा इफ्रेंशिया। मतलब क्या है, सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहले क्या देंगे, पहले ये लोग चेंज होंगे किसमें, रेटे टेस्टिस में। उसके बाद सारे के सारे रेटे टेस्टिस क्या बनाएंगे, वासा इफ्रेंशिया की तरह एक पाइप बनाएंगे। मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है आपका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या पूरा का पूरा रेटे टेस्टिस है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहले क्या बनाएंगे, पहले ये लोग बनाएंगे रेटे टेस्टिस को, उसके बाद फिर रेटे टेस्टिस क्या बनाएंगे, फाइनली क्या बनाएंगे, वासा इफ्रेंशिया। तो भाई समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अगला देखना क्या है, अगला आपका। ठीक है, ये चल रहा था ना, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या है, इस बार गलती नहीं करूंगा। अब क्या है, द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले सरफेस पे एक आपका स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। उसमें जाकर कौन ओपन होगा, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहले क्या बनाएगा, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस फिर क्या बनाएगा, वासा इफ्रेंशिया। फिर वासा इफ्रेंशिया जो है वो टेस्टिस के बाहर जाकर के किस में ओपन हो जाएगा, एपिडिडाइमिस में ओपन हो जाएगा। किस में ओपन हो जाएगा, एपिडिडाइमिस में ओपन हो जाएगा, कौन, वासा इफ्रेंशिया। तो सबसे पहले क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर क्या था, रेटे टेस्टिस, फिर क्या था, वासा इफ्रेंशिया, फिर क्या था, एपिडिडाइमिस। एनसीईआरटी की बुक अगर होगी तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा सामने। बाकी यहाँ भी अगर देख रहे हो ध्यान से तो भी दिख रहा होगा। अब बताओ कुछ डाउट है तो। ठीक है, तो डाउट जो भी होगा वो कमेंट में लिख देना। ये हो गया आपका। अगला लाइन पढ़ लो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी सब कुछ है। अब क्या है, द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट एक्सटेंड
ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। मतलब क्या होगा, जो एपिडिडाइमिस है वो किस में हो जाएगा, ओपन वास डिफरेंस में, फिर वो कहां पर जाएगा आपका, एब्डोमेन से होते हुए कहां पे जाएगा आपका, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर आपका एब्डोमेन में ही होता है, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जो एपिडिडाइमिस था वो आपका ये वाला पार्ट है, एपिडिडाइमिस आपका ये वाला पार्ट है, ये किस में हो रहा है ओपन, बाद में जाके ये ओपन हो जा रहा है किसमें, एक नए ट्यूब में। उस ट्यूब को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वास डिफरेंस बोल रहे हैं। नहीं आ रहा है समझ तो बताओ, आसान चीज है। तो जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो रहा है किसमें ओपन, रेटे टेस्टिस में, वो किसमें हो रहा है ओपन, वास डिफरेंशिया में, वो किसमें हो रहा है ओपन, एपिडिडाइमिस में, वो किसमें हो रहा है ओपन, वास डिफरेंस में। फिर ये कहां पहुंच गया आपका, यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंच गया। ये कहां आपका पहुंच गया, यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंच गया और उसके चारों तरफ लूप कर लिया, उसके चारों तरफ मान के चलो ये क्या आपका एक ब्लैडर चारों तरफ से क्या कर लिया, लूप कर लिया। सॉरी यार ये इसको मैं यहाँ बना दिया, हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो। मान लो ये क्या है, तुम्हारा ब्लेडर है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसके चारों तरफ से लूप कर लेगा, पीछे की तरफ थोड़ा सा 3D टाइप में है, ठीक है, क्या करेगा उसके ऊपर लूप, मतलब गोल 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 उसको पूरा घेर लेगा, ठीक है। कौन घेर लेगा, वास डिफरेंस घेर लेगा। कौन घेर लेगा, वास डिफरेंस को पूरी तरीके से चारों तरफ घेर लेगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या हो रहा है, आगे बढ़ गए क्या, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ तक हमने, अब एक आपका अलग आ जाएगा टॉपिक, तो यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ लिया, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, कि अभी के लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए काफी चीजें समझने वाला बहुत कुछ है भाई। देखो ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 4-5 लेक्चर में जाएगा, लेकिन अगर ऑफलाइन में भी हम देखें तो मुझे इस चैप्टर में अभी भी 4-5 लेक्चर पूरे हो चुके हैं, और अभी हम लोग पहुंचे हैं oogenesis पे, नहीं हाँ oogenesis लगभग पूरा हो गया, तो अभी 4-5 लेक्चर में हम लोग वहीं पर पहुंचे हैं, तो अगले 4-5 लेक्चर वहां पे भी और लगेंगे। यहाँ पे लगभग हमको कुछ नहीं तो ये चैप्टर आपका 10 से 11 लेक्चर लगने ही लगने हैं, और कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो 10 से 11 लेक्चर लगते ही लगते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, अगर बेसिक से पढ़ाना है डायग्राम के साथ और एनसीईआरटी पढ़ानी है तो। बाकी पीडीएफ एक में ला करके अपना खोल दूं, अपना कोई मेरा नोट्स ले आऊं, उस नोट्स को खोल के अगर पढ़ाना है तो कोई भी पढ़ा देगा, माइंड मैप खोल दूं तो वो सबसे कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन अगर डिटेल में आपको पढ़ाना है तो आपको 40 मिनट 45 मिनट के कम से कम 10 से 12 लेक्चर इसमें लगेंगे ही लगेंगे, जो कि मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ूंगा। 12th क्लास पूरा हो जाएगा, एक भी डायग्राम नहीं छोड़ूंगा, कि मैं ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ तो ऑनलाइन में भी पढ़ाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। बाकी हम लोग अब मिलेंगे अगले क्लास में, और इसका हम लोग यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ से हमने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो यहाँ से हम लोग नोट्स अगले क्लास में बनाएंगे। इसका थोड़ा सा मैं करूंगा रिवीजन, और बाकी इसी का हम लोग नोट्स बनाएंगे अगले क्लास में यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा अगले क्लास में। बाकी एक बार मैं चेक करता हूँ कितने देर का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, तो लगभग आपका 43 मिनट का 43 मिनट्स का आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। इतना पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, चीजों को समझ के पढ़ोगे, जो नोट्स दिया है दोनों के नोट्स को मिला करके आज भेज दूंगा, आज नहीं हाँ आज शाम तक दोनों के नोट्स को मैं भेज दूंगा, और ये वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप इसको देखें। तो ये एनसीईआरटी की बुक भी मैं भेज दूंगा, और बाकी जो नोट्स है उसको भी मैं भेज दूंगा आपके पास आज ग्रुप में। मेहनत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आग लगाएंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर गाइस अगली क्लास में, ठीक है। सर हो गया।